तो पिछले कई दिनों से आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में कोहराम मचा हुआ है और इसी संकट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको ये बता दे, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। श्रीलंका के संसद के स्पीकर ने इस बात की जानकारी दी है। ऐसे में अब कानूनी विकल्प पर विचार चल रहा है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कल श्रीलंका में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया था और ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं गोटाबाया राजपक्षे और इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। जिस तरीके से विद्रोह की आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसी को देखते हुए गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की थी, मालदीव पहुंचे और अब मालदीव में भी लगातार विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इसी डर को देखते हुए अब मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। देर रात ही तैयारी थी गोटाबाया राजपक्षे की तरफ से, लेकिन एयरपोर्ट पर भी लगातार प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा देखने को मिला, जिसकी वजह से वो फ्लाइट के जरिए नहीं जा सके और मालदीव सरकार से मांग की कि उन्हें प्राइवेट जेट दिया जाए और अब ये जानकारी मिल रही है कि सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं गोटाबाया राजपक्षे। तो दूसरी तरफ आप देखिए, इमरजेंसी लागू कर दी गई है, कर्फ्यू देश भर में लागू है और इसके साथ ही संकट लगातार हर गुजरते पल के साथ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और श्रीलंका के कोलंबो में प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पीएम हाउस में मिलिट्री की तैनाती कर दी गई है, जो पीएम हाउस में खड़ी लग्जरी गाड़ियों की सुरक्षा करेगी ताकि प्रदर्शनकारी उन गाड़ियों को नुकसान ना पहुंचा पाए। कोलंबो में प्रदर्शन उग्र लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में वहां पर गाड़ियों की सुरक्षा के लिए मिलिट्री की तैनाती कर दी गई है। बड़े बड़े टैंक्स वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि लोग इतने ज्यादा हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएम आवास को घेर लिया गया है, अंदर घुस चुके हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं उन लोगों से बातचीत करके समझौता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ आशंका ये है कि वहां पर लग्जरी जो गाड़ियां पार्क है पीएम हाउस में, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उन्हीं की सुरक्षा को लेकर चारों तरफ मिलिट्री की तैनाती कर दी गई है। तो दूसरी तरफ लगातार खतरा इस बात को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कहां तक जाएगा और श्रीलंका में क्या हालात है उसकी तस्वीर तो आप देख रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर श्रीलंका को इस मुकाम पर लाने वाली वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से आज श्रीलंका जल रहा है। श्रीलंका में 2008 तक सब कुछ ठीक था। श्रीलंका सोने की लंका कहा जाता था, लेकिन बस उस एक शय ने श्रीलंका की सरजमीन पर एंट्री क्या ले ली कि तस्वीर का रुख बिल्कुल ही बदल गया और महज 14 साल में श्रीलंका कंगाल हो गया। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको उस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड साफ साफ दिखने लगेगा। चीन से यारी श्रीलंका पर भारी। चीन के कर्ज से टूटी श्रीलंका की कमर। चीन मालामाल, श्रीलंका कंगाल। ड्रैगन के कर्ज ने डुबाई सोने की लंका। श्रीलंका जनाक्रोश से जल रहा है। श्रीलंका में जन आंदोलन की आग भड़की है। श्रीलंका में जन तांडव मचा है। आज की तारीख में श्रीलंका में जो हालात हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका की सरकार और दुनिया पर राज करने की हसरत वाले एक देश है। आज हम आपको तफसील से ये बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे सोने की लंका डूब गई और उसकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। और ये सब जानने के लिए हमें 14 साल पहले यानी 2008 में फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा।
हम्बनटोटा पोर्ट है और फिलहाल ये बंदरगाह 99 साल के लिए चीन के पास गिरवी रखा हुआ है। आइए अब आपको चीन के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। दरअसल हम्बनटोटा बंदरगाह दक्षिणी श्रीलंका में हिंद महासागर का एक अहम पोर्ट है। इस बंदरगाह का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था, जिसके लिए चीन ने श्रीलंका को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया था। हम्बनटोटा पोर्ट को बनाने में CEC यानी चीन हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और CHC यानी चीन हाइड्रो कॉरपोरेशन नाम की चीनी सरकारी कंपनियों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। हम्बनटोटा परियोजना शुरू होते ही श्रीलंका की जनता को कई सब्ज बाग दिखाए गए। दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका पर कब्जा करने के इरादे से चीन ने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बुनियाद 2008 में ही रख दी थी। CEC has actively engaged in the construction of highways, roads, high-end housing, etc. in Sri Lanka, promoted traffic interconnection and improved the lives of local residents. Since the opening of the Southern Expressway Extension Line project, the project has reduced the driving time from Colombo to Hambantota Port from more than 5 hours. जैसे जैसे हम्बनटोटा परियोजना आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में फंसता चला गया। ये चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का फेज 1 था। हम्बनटोटा बंदरगाह का पहला चरण 2010 में पूरा हुआ और 2011 में यहां पर वाणिज्य परिचालन शुरू हो गया। दूसरा चरण 2012 में शुरू हुआ और 2015 में पूरा हुआ। हम्बनटोटा पोर्ट के निर्माण के लिए चीन ने श्रीलंका को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया। 2016 तक श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी को हम्बनटोटा पोर्ट के परिचालन में 30 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। 2017 में श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट के संचालन और प्रबंधन का नियंत्रण 99 साल के लिए चीन को दे दिया। चीन श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की पूरी तैयारी कर चुका था। लिहाजा 2014 में चीन की साजिश का फेज 2 शुरू हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करते ये श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे हैं। सितंबर 2014 में शी जिनपिंग ने श्रीलंका का दौरा किया था। ये चीन के किसी भी राष्ट्रपति का 28 साल बाद श्रीलंका दौरा था। 2014 में राष्ट्रपति जिनपिंग के श्रीलंका दौरे का एक खास मकसद था और जल्द ही पूरी दुनिया को इस दौरे का मतलब भी समझ में आ गया। दरअसल श्रीलंका की तत्कालीन महिंदा राजपक्षे सरकार ने चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के समझौते पर चीन के साथ एक करार किया था। बस इस करार पर साइन करते ही श्रीलंका सरकार ने अपनी बदहाली पर साइन कर दिए थे और जुलाई 2022 में हालात इस कदर बिगड़ गए कि आवाम सड़कों पर उतर आई और श्रीलंका के राष्ट्रपति देश की आवाम को उसके हाल पर छोड़कर देश छोड़कर भाग निकले। इंधन गैस विදුලි බලය හා ආහාර පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට එහා ගිය බලපත්‍ර ප්‍රශ්නයකට අපේ ආර්ථිකය කඩා වැටිලා ඒකයි බරපතලම ප්‍රශ්නේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ආර්ථිකය අලි ප්‍රකෘති තත්වයකට පත් කරගත්තොත් විතරයි ආර්ථිකය ප්‍රකෘති තත්වයකට පත් කර ගැනීම සඳහා ඩොලර් අර්බුදය මුලින්ම විස්ථාගත। दरअसल श्रीलंका आज खुद अपनी हालत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सालों तक निवेश के नाम पर चीन श्रीलंका को अरबों रुपयों का कर्ज देता गया। लिहाजा श्रीलंका उस कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका को साल 2022 में 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। श्रीलंका के कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। श्रीलंका को चीन को 5 अरब डॉलर चुकाने हैं। 2021 में भी श्रीलंका ने चीन से 1 अरब डॉलर का अतिरिक्त लोन लिया था। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि श्रीलंका के वर्तमान संकट के लिए गोटाबाया राजपक्षे सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं।
इसके अलावा श्रीलंका को उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री के चरमराने की वजह से भी बहुत बड़ा धक्का लगा। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका का कर्ज प्रबंधन सिस्टम तबाह हो गया। दरअसल श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का 10% से ज्यादा योगदान और करीब 25 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2018 में श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट आए, 2019 में श्रीलंका में 19 लाख टूरिस्ट आए, लेकिन 2020 में ये तादाद घटकर 5 लाख रह गई और 2021 में महज 1,95,000 टूरिस्ट ही श्रीलंका आए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिसंबर 2021 में चीन से मदद मांगी थी। कोलंबो चाहता था कि श्रीलंका को चीन से मिले कर्ज को रिस्ट्रक्चर किया जाए ताकि उसे आर्थिक संकट से निपटने में थोड़ी मदद मिल सके, लेकिन बीजिंग ने श्रीलंका की इस मांग पर मुंह फेर लिया था और आज पूरी दुनिया के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए श्रीलंका की मदद की बात कर रहा है। 在力所能及范围内，为斯里兰卡经济社会发展提供帮助，支持斯方恢复经济、改善民生。对于斯方涉华的债务，中方支持有关金融机构同斯方协商，寻求妥善解决。我们愿同有关国家和国际金融机构一道，继续为斯方应对当前困难、缓解债务负担、实现可持续发展发挥积极作用。 ये चीन का असली चेहरा है। दरअसल दुनिया को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए चीन ने अपनी BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को एक जरिया बनाया है और इसके जरिए एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के कुछ देशों को भी बड़े पैमाने पर कर्ज दे रखा है। आंकड़ों के मुताबिक चीन ने 32 अफ्रीकी मुल्कों को $145 बिलियन का कर्ज दे रखा है। इनमें से अकेले अंगोला को $25 बिलियन का कर्ज दे रखा है। इसके अलावा इथियोपिया चीन के $13.5 बिलियन, जाम्बिया $7.4 बिलियन और कॉन्गो $7.3 बिलियन के कर्ज तले दबे हैं। रिसर्च लैब एड डेटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दुनिया के 165 देशों में 13,427 प्रोजेक्ट्स में $843 अरब का निवेश कर रखा है, जिसके लिए चीन की 300 से ज्यादा सरकारी फाइनेंस संस्थाओं ने कर्ज दिया है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात भी दर्ज है और वो ये कि चीन ने ये कर्ज ज्यादातर गरीब मुल्कों को ही दिया है। चीन के कर्जदारों में 42 ऐसे देश हैं जिनका कुल कर्ज उनके जीडीपी के 10% से ज्यादा पहुंच चुका है। रिसर्च लैब एड डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन दूसरे देशों को 4.2% की ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता है, जबकि जापान, जर्मनी, फ्रांस, OECD, ADC जैसे देश 1.1% की ब्याज पर कर्ज देते हैं। इसके अलावा चीन ज्यादातर देशों को 10 साल की अवधि के लिए कर्ज देता है, जबकि दूसरे देश 15 से 20 साल की अवधि के लिए। दरअसल संकट के दौर से गुजर रहे श्रीलंका के सामने फिलहाल सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसे चीन से मिले कर्ज पर कोई रियायत नहीं मिल रही। चीन ने इस संकट में न केवल श्रीलंका का साथ छोड़ दिया है, बल्कि कर्ज चुकाने में भी कोई राहत नहीं दे रहा है। ऐसे में महंगा कर्ज श्रीलंका के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। और इस वक्त
वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोलंबो में कर्फ्यू लगाया गया है, देश भर में कर्फ्यू लगाया गया है। कल सुबह तक ये कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही इमरजेंसी घोषित भी कर दी गई है। श्रीलंका संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, टैंक्स की तैनाती कर दी गई है, मिलिट्री को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम आवास का घेराव कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, मिलिट्री के साथ साथ बड़े बड़े टैंक्स की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि कल सुबह तक जारी रहेगा। राजपक्षे की तरफ से लगातार ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं राष्ट्रपति पद से। ऐसे में अब हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन मालदीव में भी लगातार हो रहा है लोगों का, और ऐसे में इसी डर की वजह से अब मालदीव से वो सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ सड़कों पर अब टैंक उतार दिए गए हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पिछले 2 दिन से लगातार जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र होते हुए नजर आ रहे थे। पिछले कई महीनों से लगातार आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बदहाली की कगार पर श्रीलंका पहुंच चुका है। दाने दाने को मोहताज है वहां की जनता, वहां के लोग, और सड़कों पर गुस्सा इतना ज्यादा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति भवन के साथ साथ पीएम आवास को भी घेर चुके हैं लोग। और ऐसे में वहां की सुरक्षा को लेकर अब मिलिट्री को तैनात करते हुए वहां की सरकार, वहां का प्रशासन, ये देखिए सड़कों पर किस तरीके से टैंक चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में अप्रिय घटना से बचने के लिए पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां के प्रशासन करते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रीलंका संकट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। श्रीलंका के संसद के स्पीकर ने इस बात की जानकारी दी है। ऐसे में अब कानूनी विकल्प पर विचार चल रहा है। इसके साथ ही रानिल विक्रमसिंघे ने कल ही श्रीलंका में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि कल सुबह तक जारी रहेगा। लेकिन मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार उनकी कोशिश थी कि मालदीव में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, उसे देखते हुए जल्द से जल्द मालदीव से रवाना हो जाए। और अब मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में सिंगापुर पहुंचेंगे। इससे पहले कल की जो फ्लाइट थी रात की, उसी फ्लाइट के जरिए वो सिंगापुर जाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से सरकार से मांग की गई कि उन्हें पर्सनल जेट दिया जाए। और ऐसे में सरकार की तरफ से मदद यहां पर राजपक्षे को दी गई है और अब सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कोलंबो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संग्राम लगातार जारी है और आर्थिक स्थिति जो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उसी वजह से पिछले कई महीनों से श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत पुरजोर तरीके से श्रीलंका की जनता की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का तांडव, नदियों का जलस्तर बढ़ा, सड़कें बनी समंदर, कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही, पानी भरने से मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे ठप पड़ा। मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द की गई, तो ठाणे, पुणे और पालघर समेत कई जिलों में स्कूल बंद। कोलंबो में कल हुई हिंसा के बाद सुरक्षा और सख्त की गई, जवानों ने संभाला मोर्चा, सेना के टैंक सड़कों पर लगा रहे हैं गश्त। कोलंबो में कल तक कर्फ्यू लागू। आतंकी वहां से भाग निकले। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली, जिसने कुछ घंटों के बाद ही हमले का वीडियो भी जारी कर दिया। पुलिस पर हुए इस हमले के वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे आतंकियों ने इसे बॉडी कैमरे यानी शरीर पर लगाने वाले कैमरे से शूट किया है। वहीं आतंकियों के इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई मुश्ताक अहमद समेत 3 लोग गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए। आनंद फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां एएसआई मुश्ताक अहमद ने दम तोड़ दिया। इस हमले के फौरन बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। बिना देर किए आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। आतंकी बचकर निकल न जाएं, इसे देखते हुए चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई, ताकि पुलिस के जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढकर उनका खात्मा किया जा सके। वहीं एएसआई मुश्ताक अहमद के शहीद होने की खबर मिलते ही उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
और जैसे ही श्रीनगर के पुलिस लाइंस इलाके में श्रद्धांजलि देने के लिए मुश्ताक अहमद का पार्थिव शरीर लाया गया, वहां हंगामा हो गया। उनके परिवार के लोगों ने ताबूत को ही कब्जे में ले लिया। इस दौरान मुश्ताक अहमद के घर वाले बुरी तरह रोते और चिल्लाते रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुश्ताक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने घर वालों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने। हालांकि काफी देर बाद किसी तरह से घर वालों को शांत कराया गया और फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद एएसआई मुश्ताक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच बाढ़ से गुजरात का हाल बेहाल है। राज्य के लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूबे। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। हालत यह है कि अब लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो चुका है। गुजरात के आणंद में तो सैकड़ों स्कूली बच्चों की जान पर आफत आ गई। जब पानी अचानक सड़क पर तेज रफ्तार से बहता हुआ दिखने लगा, लहरें ऐसे अंगड़ाइयां लेने लगी जैसे समंदर ही सड़क पर उतर आया हो। सड़क पर खड़े होना भी जान दांव पर लगाने से कम नहीं था। पानी इतने गुस्से में दिखने लगा कि सामने आई हर चीज अपने साथ बहा कर ले जाएगा। लेकिन बच्चों के सामने तो सड़क पार करने की चुनौती थी। उसी वक्त कुछ लोगों ने बच्चों की मदद के लिए सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधी। रस्सी का सहारा लेते हुए बच्चे धीरे धीरे सड़क पार करने लगे। काफी मेहनत के बाद बच्चों की जान बचाई जा सकी। आणंद से ही एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जब कुछ स्कूली बच्चे जान हथेली पर लेकर सड़क पार करते दिखे। आणंद की कई सड़कों पर पानी का तेज बहाव डरावना बन गया था। उसी वक्त स्कूल की छुट्टी भी हुई थी और सैकड़ों बच्चों को एक साथ एक ऐसी ही सड़क पार करते हुए देखा गया। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि जरा सी चूक किसी मासूम की जान पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन आणंद ही नहीं, गुजरात के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। खासतौर पर दक्षिणी गुजरात में बादल बरसना बंद ही नहीं कर रहे। नवसारी जिले के हजारों लोग अपने ही घरों में कैद हैं, जिनके पास न खाने का सामान है, न पीने का पानी और न ही बिजली। लगातार पानी बरसने की वजह से वहां के कई इलाके कई फीट तक पानी में डूबे हुए हैं। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं कि ग्राउंड फ्लोर वाले घरों का हाल क्या होगा। सब कुछ खराब हो गया है। किसी के घर में टीवी खराब हो गया है, तो किसी के घर में पलंग खराब हो गया। तकलीफ उनकी भी कम नहीं है जो ऊपर की मंजिलों पर रहते हैं। उनके घरों के अंदर तो पानी नहीं है, लेकिन घर से निकलना भी मुमकिन नहीं है। जरा सी दूरी तय करने के लिए भी कई फीट पानी से होकर गुजरना मजबूरी बना हुआ है। हालत यह है कि मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर पूरे मोहल्ले के लिए खाने का सामान लेकर पहुंच रहे हैं। इसके लिए भी लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, वो भी कई फीट पानी में डूबकर। गुजरात के नवसारी में लोगों को आस अब बादलों से राहत मिलने की ही है। मौसम विभाग की माने तो अभी तक खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। बड़ी टेंशन ये है कि अभी कुछ दिन और मौसम गुजरात पर रहम करने के मूड में नहीं है, जबकि नुकसान अभी से काफी ज्यादा हो चुका है। गुजरात की कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिनकी वजह से रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। जिन जिलों पर बाढ़ की मार सबसे ज्यादा पड़ी है उनमें गिर सोमनाथ, डांग, नवसारी और वलसाड़ शामिल हैं। इन चारों जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे अहम यह कि इन चारों जिलों में अभी से हालात बेकाबू दिख रहे हैं और बचाव में लगी टीमें मुसीबत में फंसे लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 21 टीमों को बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए तैनात किया जा चुका है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ का असर राज्य से गुजरने वाले 3 नेशनल हाईवे देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश तबाही मचा रही है। सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में हुई है। महाराष्ट्र में बारिश से आम जनजीवन बेहाल है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ की घटनाओं में अब तक 79 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत से लोग बेहाल है। जल तांडव की ये 5 तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें एमपी की हरदा की ये तस्वीर है। महाराष्ट्र का पुणे किस तरीके से जल तांडव में त्राहिमाम कर रहा है उसकी तस्वीर आप देखिए। नासिक की तस्वीर आप देखिए। इसके अलावा गुजरात का वलसाड़ और नवसारी भी इसी तरीके से आसमानी कहर में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। को कामकाज की फाइलें देखने से पहले झाड़ू और वाइपर संभालने पड़ गए। गिर सोमनाथ जिले की सड़कें भी गायब हैं। नदी का पानी वहां पूरे के पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुका है। इससे पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद श्रीलंका एक बार फिर सुलग उठा। 4 दिन पहले श्रीलंका की जनता ने जिस तरह अपना गुस्सा दिखाया था और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था, एक बार फिर वही हुआ और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का गेट तक तोड़ डाला।
राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से भड़के लोग लोहे की बड़ी सी सीढ़ी लेकर आए और जितनी जोर से धक्का मार सकते थे उतनी जोर से उन्होंने उस पर धक्का मारा। दिवालिया हो चुकी लंका की जनता गुस्से से उबल रही है। उन पर ना आंसू गैस का असर हो रहा है, ना पुलिस की हवा में चलाई गोलियों का, क्योंकि जिन नेताओं को इन लोगों ने देश की बागडोर सौंपी थी उन्होंने इन लोगों को गरीबी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया और भाग गए। जिसके बाद श्रीलंका की जनता ने सड़कों पर ऐसा तांडव किया जैसा पिछले कई दशकों में किसी देश की जनता ने सरकार के खिलाफ नहीं किया। संसद भवन की ओर निकले इन लोगों को जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का रुख कर लिया। कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए तो कुछ दीवारों पर, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। बात नहीं बनने पर हवाई फायरिंग भी की गई। खबर आई कि प्रदर्शन के दौरान 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले दोनों शामिल थे। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रही जनता का पारा तब 7वें आसमान पर पहुंचा जब वो देर रात देश छोड़कर भाग गए। जिसके बाद श्रीलंका में 9 जुलाई की कहानी दोहराई गई। प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए उसी तरह प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े जैसे राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े थे। कोलंबो में प्रधानमंत्री आवास और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने आईबी की सूचना पर पीएफआई और एसडीपीआई के 2 ऐसे सदस्यों को अपने शिकंजे में लिया है जो भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस सनसनीखेज खबर का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मोहम्मद जलालुद्दीन और पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगे भाई अत्तहर परवेज को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से अब एनआईए और एटीएस की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। इसके अलावा एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब रानिल विक्रमसिंघे ने सड़कों पर पुलिस की फौज उतार दी तो प्रदर्शन करने वालों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच वो बिना डरे पुलिस से भिड़ गए। आंसू गैस के धुएं और हवा में फायरिंग के बीच श्रीलंका की सड़कों पर देश को कंगाल करने वाली सरकार के खिलाफ यह हंगामा दिन भर चला। इन लोगों ने राष्ट्रपति भवन के बाद प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल पर भी कब्जा कर लिया। खबर आई कि उग्र भीड़ सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में भी घुस गई और 2 प्रदर्शनकारी तो वहां के सरकारी न्यूज चैनल में घुस गए, जिनमें एक एंकर की जगह बैठ गया। यही नहीं, वो लाइव आकर बोलने भी लगा। हंगामे और बवाल के बीच श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल को बंद करना पड़ा। श्रीलंका सुलग रहा है, लोग गुस्से में हैं। राष्ट्रपति भाग गए और जिस पीएम से वो इस्तीफा मांग रहे थे वो कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए। मतलब जनता जिन लोगों से छुटकारा चाहती है वो अब भी श्रीलंका में राज कर रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने हंगामा करने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और पश्चिमी श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी जनता के गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वहीं सारे बवाल के बीच श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नाम सामने आने शुरू हो गए, जिनमें सबसे आगे है साजिद प्रेमदासा का नाम। श्रीलंका कंगाल हो चुका है। वहां लोगों के पास न नौकरी है न पेट भरने के लिए खाना है, जिसके लिए श्रीलंका के लोग राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वही राजपक्षे परिवार जो 2005 के बाद से अब तक ज्यादातर समय लंका की सत्ता में रहा और जिस पर श्रीलंका की लुटिया डुबोने का आरोप लग रहा है। लेकिन श्रीलंका में जन आंदोलन के बाद राजपक्षे परिवार का बोरिया बिस्तर समेटा जा चुका है। गोटाबाया राजपक्षे गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का तांडव, नदियों का जलस्तर बढ़ा, सड़कें बनी समंदर। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। पानी भरने से मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे बंद। मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द तो ठाणे, पुणे और पालघर समेत कई जिलों में स्कूल बंद। कोलंबो में कल हुई हिंसा के बाद सुरक्षा और सख्त जवानों ने संभाला मोर्चा। सेना के टैंक सड़कों पर लगा रहे हैं गश्त। कोलंबो में कल तक कर्फ्यू लागू। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार किया।
पटना में पीएफआई और एसडीपीआई दफ्तर पर पुलिस का छापा। आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ 3 संदिग्ध गिरफ्तार। पूछताछ में चौंकाने वाला पर्दाफाश। 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश थी। 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें। जम्मू कश्मीर के सांबा और हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बल का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद चप्पे चप्पे खंगाल रहे हैं जवान। एक सर्च ऑपरेशन चलाया जो कठुआ और सांबा का जो बॉर्डर है वहां से शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल के मंत्री पर ईडी का शिकंजा। कोयला घोटाले मामले में ईडी ने मंत्री मलय घटक को तलब किया। दिल्ली में आज हो सकती है पूछताछ। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल 5 रुपए तो डीजल 3 रुपए हुए सस्ता। नए दाम आज रात 12 बजे से लागू। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हिमाचल के धर्मशाला से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। आज जम्मू में रुकने के बाद कल जाएंगे लद्दाख। दलाई लामा के लद्दाख दौरे पर फिर भड़क सकता है चीन।